Hello everyone, you are watching my YouTube channel SK Jha Guideline. SK Jha Guideline में आपका स्वागत है। I am SK Jha। आज हम लोग क्लास 10th के मैथमेटिक्स के चैप्टर 1 रियल नंबर के बारे में जानेंगे। रियल नंबर में हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि 5 चीज हम लोग को जरूरी होता है जानना। फर्स्ट हो गया नेचुरल नंबर, सेकेंड होल नंबर, थर्ड इंटीजर्स, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। तो सबसे पहले नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में क्या होता है कि नेचुरल नंबर काउंटिंग वाली संख्या है। काउंटिंग हम लोग 1 2 3 4 5 6 इस तरह से हम करते हैं। तो नेचुरल नंबर जो होता है, नेचुरल नंबर काउंटिंग नंबर, एज फॉर एग्जाम्पल हुआ 1 2 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट तक हम लोग काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6। उसके बाद होता है होल नंबर। होल नंबर में क्या होता है, यदि नेचुरल नंबर में हम यदि जीरो भी ले लेते हैं तो ये होल नंबर हो जाता है। एज फॉर एग्जाम्पल हुआ 0 1 2 3 4 5 इस तरह से इनफाइनाइट तक। यानी नेचुरल नंबर में केवल हम जीरो और जोड़ देते हैं तो ये होल नंबर हो जाता है। इसके बाद होता है इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या हुआ, जो कि जितना भी होल नंबर है उसका पॉजिटिव वैल्यू और निगेटिव वैल्यू, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों वैल्यू होता है, वो होता है इंटीजर्स। तो उसमें एज फॉर एग्जाम्पल हो गया -5 -4 3 0 1 2 -3, ये सभी अप टू इनफाइनाइट तक होता है कि इंटीजर। तो इंटीजर्स में होल नंबर और नेचुरल नंबर दोनों हम ये लेते हैं, उसका निगेटिव वैल्यू भी होता है। इसके बाद होता है, इसके बाद है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर जो होता है, रेशनल नंबर में क्या होता है, ये जो होता है P बाय क्यू फॉर्म, P बाय क्यू फॉर्म, where P and Q are integers and Q not equal to 0। यानी P बाय Q के फॉर्म में हुआ, तो यानी जितना भी होल नंबर हुआ या नेचुरल नंबर हुआ या इंटीजर्स हुआ, सभी क्या हो गया कि रेशनल नंबर में हो जाएगा। जैसे -3/5 2/5 1 2 5 इस तरह से जो भी है नेचुरल नंबर या जीरो, जो भी है नेचुरल नंबर हो या होल नंबर हो या इंटीजर्स हो, सभी क्या हो जाता है कि यदि P बाय Q के फॉर्म में है और Q नॉट इक्वल टू 0, Q 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि Q 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा कि ये ऐसी कोई नहीं थे 3/0 5/0, ये नहीं हो सकता है, क्योंकि आज तक जीरो से डिवीजन किसी चीज का नहीं हुआ। ये अभी तक इंडिटरमिनेट फॉर्म में अभी तक परिभाषित नहीं किया गया है, इसीलिए ये डिनोमिनेटर जो होना चाहिए जीरो नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया रेशनल नंबर।
चाहे रेशनल नंबर फ्रैक्शन भी आता है, चाहे निगेटिव रहे, पॉजिटिव रहे, होल नंबर, नेचुरल नंबर सब आता है। अब होता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर जो हुआ ये रेशनल से अलग होता है, जो रेशनल नहीं हो वो इरेशनल हुआ। जिस तरह से जैसे हो गया √2, √3, √5, √7, ये सब क्या होगा इरेशनल, क्योंकि इसका वैल्यू जो होता है, ये सब जो होता है नॉन टर्मिनेटिंग होता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ये ना टर्मिनेटिंग, इसका वैल्यू ना टर्मिनेटिंग होता है, नहीं रिपीटिंग होता है। ये रिपीट भी नहीं, डेसिमल के बाद रिपीट भी नहीं करता, नहीं ये क्या होता है कि टर्मिनेट होता है, कभी खत्म होता है। तो ये सभी जो होता है इरेशनल है, तो यानी सभी रियल नंबर के अंतर्गत ही आता है। तो इस तरह से यदि हम एक ग्राफ के तरफ देखेंगे तो इसको हम इस तरह से सभी को डिनोट कर सकते हैं। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, और रियल नंबर। यानी नेचुरल नंबर जो होल नंबर, रियल नंबर रेशनल नंबर होगा, रियल नंबर इंटीजर्स भी हो जाएगा, रियल नंबर में होल नंबर भी आएगा, रियल नंबर में नेचुरल नंबर आएगा। यानी सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होगा, सभी होल नंबर इंटीजर्स होगा, सभी इंटीजर्स रेशनल नंबर होगा, और सभी रेशनल नंबर रियल नंबर होगा। लेकिन हम यदि नीचे से ऊपर जाते हैं तो ये सभी होता जाएगा। कोई पूछेगा क्या नेचुरल नंबर रियल नंबर है, तो यस। होल नंबर रियल नंबर है, तो यस। इंटीजर्स रियल नंबर है, इंटीजर्स रियल नंबर, तो यस। रेशनल नंबर है, रियल नंबर, तो यस। लेकिन ऊपर से यदि नीचे आएगा, कहेगा रियल नंबर रेशनल नंबर है, तो ये मे और मे नोट में आता है। यानी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि रियल नंबर क्या है, रेशनल और इरेशनल दोनों है। तो यदि रियल नंबर हम इरेशनल वैल्यू लेते हैं तो ये रेशनल नंबर नहीं हो सकता। इसलिए जरूरी नहीं है कि सभी रियल नंबर रेशनल नंबर होगा, सभी रियल नंबर इंटीजर्स होगा, सभी रियल नंबर होल नंबर होगा, सभी रियल नंबर नेचुरल, ये कोई जरूरी नहीं होता। लेकिन नीचे से यदि ऊपर जाएंगे तो निश्चित रूप से होता है, 100% होता है। अब हम लोग क्लास 10th के इस चैप्टर में रियल नंबर में सबसे पहले हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यही जानते हैं कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है क्या। तो सबसे पहले हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक देखते हैं। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन is unique apart from the order in which the prime factors occurs। कहता है कि कोई भी कंपोजिट नंबर उसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं, किसमें, प्राइम नंबर्स में। प्राइम नंबर्स में ही फैक्टराइज करता है, उसमें भी क्या प्राइम नंबर जो होगा यूनिक होगा, और यूनिक जो होगा उसको हम ऑर्डर में लेकर के लिख सकते हैं। जैसे हो गया 24, इसको हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 24 का फैक्टर क्या सब होगा, 24 का फैक्टर होगा 2,
12 जा 2, 6 जा 2, 3 जा। तो इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी हो गया 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 1। ये दोनों यूनिक है, ये 2 है, ये 3। तो हम जो फैक्टराइजेशन करते कहता है कि जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ फैक्टराइजेशन अरिथमेटिक करता है, जो कोई भी कंपोजिट नंबर को हम फैक्टराइज कर सकते हैं किसके रूप में, प्राइम फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में हम फैक्टराइज कर सकते हैं। और ऑर्डर जो होगा जैसे 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5, 7, इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। तो इस हिसाब से इस चैप्टर में हम लोग एलसीएम और एचसीएफ देखेंगे। किसी भी नंबर का एलसीएम क्या होगा, किसी भी नंबर का एचसीएफ क्या होता है। तो एलसीएम के लिए तो हम तो प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो एचसीएफ के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो प्राइम फैक्टराइजेशन भी मेथड है और साथ साथ एक डिवीजन मेथड भी होता है। तो हम लोग इस चैप्टर में केवल हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन से देखेंगे एलसीएम और एचसीएफ। तो सबसे पहले हम लोग एलसीएम देखते हैं। एलसीएम यदि एक क्वेश्चन ले लेते हैं 24 और 30, तो दोनों का हम अलग अलग फैक्टराइजेशन करते हैं। फैक्टर ऑफ 24 इक्वल टू कैसा होगा, 24 का फैक्टर निकाल देते हैं, 2 12 जा 2 6 2 3, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी 2 का पावर कितना 3 और 3 का पावर 1। अब फैक्टर्स ऑफ 30 का निकालते हैं। तो 30 का फैक्टर क्या निकलेगा, 2 15 3 5, 2 इंटू 3 इंटू 5, यानी 2 पावर 1, 3 का पावर 1 और 5 का पावर 1। अब इस दोनों में हम देखते हैं कि हम एलसीएम जब निकालते हैं तो एलसीएम में ये देखना होता है, जो कि ये हम क्या करते हैं, फैक्टर जो जो भी है इसमें क्या है कि 2 3 है लेकिन 5 नहीं है, और इसमें 2 3 और 5 है। इसमें भी 2 है तो इसमें भी 2 है, इसमें भी 3 है तो इसमें भी 3 है, इसमें भी 5 है, इसमें नहीं है, तो हम 5 का पावर लिख देते हैं इंटू 5 का पावर 0। क्या कर देते हैं, 5 का पावर 0। तो 5 का पावर 0 मतलब किसी चीज का पावर 0 इक्वल टू होता है 1, किसी चीज का पावर 0 इक्वल टू 1। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 का पावर 0, यानी कुछ भी रहेगा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही चीज रहेगा। तो अब हम इसमें क्या करते हैं, तो 2 का भी आगे, दोनों में आ गया 2 का फैक्टर, 3 का भी फैक्टर और 5 का भी फैक्टर। तो अब हम एलसीएम जब निकालते हैं, एलसीएम ऑफ 24 एंड 30, इसका जो एलसीएम होगा, जो कॉमन होगा इसमें क्या होगा कि इसमें 2 का पावर 3 है, इसमें 2 का पावर 1 है। तो हम देखेंगे कि 2 का पावर में मैक्सिमम पावर वाला फैक्टर कौन है। तो 2 का पावर इसमें 1 है, इसमें 2 का पावर 3, तो इसमें क्या लेंगे 2 का पावर 3। अब 3 में देखेंगे तो 3 में क्या 1 है, इसमें भी 1 है, तो एक ही 3 का पावर 1 लिखेंगे। इसमें 5 का पावर 0 है, इसमें 5 का पावर 1 है, तो 5 का पावर हम 1 लेंगे, मैक्सिमम पावर वाला फैक्टर लेंगे।
जैसे 2 है, यदि दोनों में कॉमन है 2, तो उसमें मैक्सिमम पावर किसमें है? 2 का पावर 3। 3 में क्या है? दोनों में 3 कॉमन है, मैक्सिमम पावर क्या है? 1 है। 5 दोनों में है कॉमन है, लेकिन 5 का मैक्सिमम पावर क्या है? 1। तो एलसीएम में हम क्या कर लेंगे? मैक्सिमम पावर लेंगे। तो ये एलसीएम कितना हो गया? 2 टू द पावर 3, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, इंटू 3 का पावर 1 3 इंटू 5, ये हो गया 120। तो इस तरह से हम लोग एलसीएम निकालते हैं। अब हम एचसीएफ जो करेंगे इसी का यदि हम एचसीएफ निकालते हैं, ये एलसीएम है, इसी का यदि हम एचसीएफ निकालते हैं, एचसीएफ, इसमें भी हम फैक्टर निकालते हैं। इसमें भी हम फैक्टर क्या निकालते हैं? तो 20 का फैक्टर, 24 का फैक्टर ये हो गया, 30 का फैक्टर ये हो गया। ये एचसीएफ हुआ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन हम देखेंगे एचसीएफ ऑफ 24 एंड 30। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? इसमें कितना है? 2 टू द पावर 3, ये है 2 का पावर 1। दोनों में पहले हम सब देखेंगे कॉमन कौन सा है। एचसीएफ में ये ध्यान रखना है कि कॉमन वाला चीज सबसे कॉमन वाला ही लिया जाएगा। तो 2 दोनों में है कॉमन है, 3 भी दोनों में कॉमन है, 5 भी है कॉमन है। तो 2 यदि कॉमन है तो इसमें मिनिमम पावर किसमें है? 2 का। 2 का मिनिमम पावर कितना है? 1। 3 का मिनिमम पावर भी क्या है? 1। अब 5 का मिनिमम पावर क्या है? 0। तो एचसीएम में और एलसीएम में यही अंतर होता है कि एलसीएम में हम क्या लेते हैं कि जो प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, हर एक प्राइम का जो है दोनों में कॉमन देखेंगे, या नहीं भी रहेगा तो मैक्सिमम पावर वाला हम लेते जाएंगे। जैसे दोनों में है 2, तो उसका मैक्सिमम पावर एलसीएम में लेंगे। 3 भी 1 1 था तो एलसीएम में मैक्सिमम पावर लिए, इसमें लिए मैक्सिमम पावर 1 पर। लेकिन एचसीएफ में देखेंगे सबसे पहले हम कॉमन देखेंगे, तो 2 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है, 5 भी कॉमन है। तो इसमें देखेंगे मिनिमम पावर क्या है। 2 में क्या है मिनिमम पावर? 2 पावर 1, 3 का पावर 1 और 5 का पावर 0। क्योंकि यहाँ 1 है, ये 0 है तो 0 लेंगे, यहाँ 1 है तो 1 लेंगे, यहाँ 3 है 1 है तो 1 लेंगे। तो ये कितना हुआ? 2 इंटू 3, और किसी चीज का पावर 0 इक्वल टू क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। तो ये हो गया 6, यानी एचसीएफ इसका हो गया 6। तो इस तरह से हम लोग एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। तो इस चैप्टर में हम लोग को एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए कहेगा। इसके साथ साथ क्या होता है कि एक फॉर्मूला होता है, ये वेरीफाई करने के लिए कहता है कि एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ जो है उसका प्रोडक्ट जो होता है, ये दोनों नंबर का प्रोडक्ट होता है। एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो ये फॉर्मूला जो होता है, ये फॉर्मूला हुआ जो कि केवल 2 नंबर यदि रहेगा, 2 संख्या, उसी के लिए ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला जो हुआ केवल 2 नंबर के लिए। यदि हमको कहेगा कि फाइंड द एलसीएम and HCF of 24 and 30 and verify the product of LCM and HCF is equal to
द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो हमको 24 और 30 का एलसीएम और एचसीएफ सबसे पहले निकालना होगा। तब देखेंगे कि प्रोडक्ट है जो दोनों जो नंबर है 24 और 30 उसके प्रोडक्ट के बराबर होता है कि नहीं। तो सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम क्या होगा? एलसीएम ऑफ 24 इक्वल टू क्या होगा? 20 सॉरी फैक्टर ऑफ 24 इक्वल टू 2 इंटू 2 3 हुआ। फैक्टर ऑफ 30 का फैक्टर पहले सबसे पहले हम लोग फैक्टर निकालते हैं। 2 इंटू 3 इंटू 5 हम पहले भी निकाल चुके हैं। अब एलसीएम क्या होगा? एलसीएम ऑफ 24 एंड 30। तो एलसीएम क्या होगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। ये हुआ 2 का पावर 3 इंटू 3 इंटू 5 का पावर 0। ये होगा 2 1 3 1 और 5 का पावर 1। तो ये हो गया 2 का पावर 3 लेंगे इंटू 3 का पावर 1 लेंगे इंटू 5 का पावर 5 का पावर 0। 8 इंटू 3 इंटू 5 ये हुआ 120 हुआ। HCF ऑफ 24 एंड 30। HCF क्या हो जाएगा? 235 है। तो मिनिमम वाला क्या लेंगे? 2 का पावर 1 इंटू 3 का पावर 1 इंटू 5 का पावर 0। तो 2 इंटू 3 इंटू 1 यानी 6 हुआ। अब हम वेरीफाई करेंगे एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर कितना? 120 इंटू 6 ये हुआ 720। मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब प्रोडक्ट ऑफ नंबर क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इक्वल टू दो नंबर है, एक है 24 और एक है 30। ये भी हो गया 720। तो इस तरह क्या हो गया कि एलसीएम और एचसीएफ जो है इक्वल होता है किसका? प्रोडक्ट ऑफ नंबर। यही हमको वेरीफाई करना होता है। एक सवाल में यही कहा है। तो 10 एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ये हो गया वेरीफाइड। अब एक सवाल इस चैप्टर में ऐसा पूछा जाता है कि कोई संख्या है, मान लीजिए 4 का पावर n है, देखिए n है नेचुरल नंबर। तो पूछता है कि जो ये जो होगा इसका जो फैक्टराइजेशन होगा या इसका जो वैल्यू होगा ये 0 इसके अंत में 0 आएगा या नहीं आएगा। ये एक इस तरह का क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है। जो 4 का पावर n है, n जो है नेचुरल नंबर है, तो कहेगा इसका जो एंड होगा ये 0 से होगा या नहीं होगा, ये आपको पूछा जाता है। ये क्वेश्चन बराबर आता है। तो देखिए एक क्वेश्चन लिखिए। तो क्वेश्चन ये है, चेक वेदर 4 to the power n can end with the digit 0 for any natural number। तो ये एक क्वेश्चन होता है। तो इसमें क्वेश्चन में क्या है जो कि पूछता है कि जो 4 to the power n जो होगा इसका जो एंड होगा 0 से होगा।
तो इसको जानने के लिए सबसे पहले हमको ये जानना होगा, यदि n नेचुरल नंबर है तो 4 का पावर n 1 होगा, n 2 भी होगा, 4 का पावर 1, 4 का पावर 2, 4 का पावर 3, 4 का पावर 4। तो ये देखना होगा कि क्या कभी भी इसके अंत में इसका वैल्यू जो होगा 0 होगा कि नहीं। तो इसको देखने के लिए सबसे पहले यदि 0 होगा, मान लेंगे कि इसका एंड यदि 0 होगा, तो 0 होने के लिए इसका क्या होगा, जो ये फैक्टर होगा 5 का होगा। क्योंकि यदि किसी चीज के अंत में, किसी संख्या के अंत में 0, जैसे 20 है, 40 है, 100 है, यदि एंड 0 है तो ये निश्चित रूप से इसमें क्या होगा, फैक्टराइजेशन 5 होगा, 5 से जरूर कटेगा, ये 5 से जरूर कटेगा। तो इसमें हम देखेंगे कि इसका फैक्टर जो होगा 5 से होता है कि नहीं। तो फंडामेंटल थ्योरम जो ऑफ अरिथमेटिक से क्या होगा, इसका जो यूनिक होगा, यूनिक फैक्टराइजेशन 4n का क्या हो जाता है, 2 का पावर 2 उसका पावर n, यानी 2 का पावर 2n। तो इसमें 2 का पावर 2n है। तो ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में कहता है कि जो किसी नंबर का जो होता है फैक्टराइजेशन है, ये यूनिक होता है। तो इसमें क्या कि 5 नहीं है, 5 नहीं आया, इसका मतलब इसका एंड में 0 नहीं होगा। तो इसको हम देखते हैं, इसको हम लिखने का एक तरीका होता है। इस क्वेश्चन का आंसर जो होता है थोड़ा थ्योरेटिकल होता है, उसको थोड़ा लिखना पड़ता है, बात कुछ नहीं होता है। क्योंकि इसमें क्या दिखाया जाता है कि 4 का पावर n यदि है तो वो यदि 0 से होगा तो निश्चित रूप से उसका एक फैक्टर 5 जरूर होगा, वो 5 से जरूर डिविजिबल होगा। यानी कोई भी संख्या यदि 0 से रहता है, इंड होता है, तो उसका फैक्टर 5 जरूर होता है। तो लेकिन हम 4 का पावर n जो निकालते हैं उसमें क्या होगा, वो तभी पॉसिबल होगा यदि 4 का पावर n जो है ये होगा 2 टू द पावर 2n। तो इसमें जो होता है कि इसमें है कि हमको 5 नहीं है इसका, यानी 4 का पावर n में फैक्टर जो है 5 नहीं है। लेकिन हमारे जो ये है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहता है जो कि किसी भी कंपोजिट नंबर का एक यूनिक प्राइम नंबर फ्रैक्शन होता है, तो फैक्टराइजेशन होता है यूनिक प्राइम नंबर का होता है। तो यूनिक प्राइम नंबर में 2 है लेकिन 5 नहीं है। तो 5 यदि नहीं है इसका मतलब ये है कि जो ये 0 से भी अंत नहीं होगा, क्योंकि 5 यदि 0 रहेगा तभी जाकर के 5 से वो करता है। तो यानी वो 5 उसका फैक्टराइजेशन होगा 0 रहने पर। तो इसका मतलब 5 फैक्टर नहीं है, तो ये जो संख्या होगा ये इसका एंड में 0 नहीं होगा। तो इस सिंपल बात समझने का है, यदि किसी संख्या का एंड में 0 रहेगा तो वो 5 से जरूर डिविजिबल होगा। लेकिन यहाँ 4 का पावर n है, इसमें फैक्टर 5 नहीं है, इसीलिए इस संख्या का अंत में कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो इस तरह से हमको ये लिखना पड़ता है, थोड़ा थ्योरेटिकल होता है लेकिन कोई बहुत बड़ा चीज नहीं होता है। तो इस तरह से हम लोग ये जो है इस चैप्टर का जो है एक्सरसाइज जो है हम अब नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। तो तब तक के लिए हम लोग इसको यहां पर छोड़ते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी, यदि अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और हम आगे नेक्स्ट वीडियो लेकर के बहुत जल्द आने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।